सभी को नमस्कार। तो चलें आगे बढ़ाते हैं और कुषाण डायनेस्टी के बारे में बताते हैं। ये डायनेस्टी 50 बीसी में आई और लगभग 250 एडी तक ये डायनेस्टी चली थी। अमृतराज प्रणाम भाई, जयप्रकाश प्रणाम। तो हमने मौर्य वंश के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि मौर्य वंश के पतन के बाद भारत पर विदेशी आक्रमणकारी आने लगे। अमृतराज बिहार पीसीएस का न्यू बैच 30 अगस्त को आ रहा है। नहीं, हिस्ट्री ऑप्शनल का अलग से बैच आएगा। जीएस लेवल का चलाएंगे, ऑप्शनल का बैच अलग से होगा। अमृतराज, अंकुर कुमार नमस्ते भाई, विकास नमस्ते। नीलम खान एमपी पीसीएस का, बेटे पीसीएस का जो बैच आ रहा है उसमें सारे पीसीएस कवर किया जाएगा, सभी पीसीएस का उसमें होगा। बीपीएससी भी होगा, यूपी पीसीएस भी होगा, जितना हिंदी भाषी क्षेत्र के सारे कवर होंगे। ऑप्शनल के अलग कराए जाएंगे, हिस्ट्री ऑप्शनल अलग से होगा। तो हमने सुबह वाली क्लास में मौर्य वंश को खत्म किए थे और ये बताया था कि मौर्य वंश के पतन के कारण अशोक खुद जिम्मेदार था। अशोक की अहिंसावादी नीति मौर्य वंश का पतन का कारण बना। अशोक की अहिंसात्मक नीति के कारण बेटे जयप्रकाश आ जाएगा तो हम उस पर अनाउंस कर देंगे और उस पर ऐड में डलवा देंगे। अब 30 अगस्त को पहले प्री वाला उसमें जीएस का स्टार्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद ऑप्शनल का डेट डिसाइड करा जाएगा। माने 10 दिन और ले लो, 10 दिन के अंदर आ जाएगा, यानी 30 अगस्त में सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सारा बीपीएससी भी इंक्लूड होगा। ऑप्शनल तो हिस्ट्री सबका सेम होगा, जीएस में भी लगभग सेम होगा। थोड़ा बहुत लोकल आता है, लोकल हिस्ट्री के बारे में, अन्यथा सारा नेशनल हिस्ट्री जो होगा सब सेम होगा सबका। तो मौर्य के पतन के बाद इंडो ग्रीक यानी इंडो यूनानी, शकों ने, पार्थियन पहलों ने और कुषाणों ने अलग अलग एरिया से इंडिया पर आक्रमण किए। प्री मेंस दोनों होगा, प्री मेंस दोनों, ऑप्शनल जीएस सब प्री मेंस कवर करेंगे। ऑप्शनल पेपर होता है बेटे, एक कंपलसरी पेपर लिया जाता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी। तो ऐसे जीएस तो सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन ऑप्शनल का पेपर कंपलसरी होता है। एक एक पेपर ऑप्शनल लिया जाता है सिविल सेवा परीक्षा में, पीसीएस में। मेरे नोट के पीडीएफ सिर्फ डाउनलोड किए गए हैं। अर्जुन कुमार गुड आफ्टरनून। चलें आगे, हम इसको आज बताएंगे कुषाण वंश के बारे में। ये बाहर से आए और बाहर से आके इंडिया में बस गए, इंडिया के हो गए ये। इनकी राजधानी अगर आपसे पूछा जाए, पुरुषपुर राजधानी बनाया, आज का पेशावर, टुडेज पेशावर, ये इनकी कैपिटल थी। सेंट्रल एशिया से चले, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के पेशावर में आके बस गए। और ये वैसे पशु चराते थे, पशु चराने वाले ये लोग इंडिया में आके बस गए, यहीं के हो गए और फिर यहीं पर अपना साम्राज्य बना लिए, यहाँ की कल्चर को एडॉप्ट कर लिए। थे तो फॉरेनर, बौद्ध धर्म को मानने लगे, यहीं सेटल्ड हो गए
और अपना पशु चराने वाला बिजनेस छोड़ करके किंगडम बनाकर यहीं शासन करने लगे। अब आप देखिए, इसके संस्थापक पूछा जाए तो कुजुल कैटफिशेस। इसका संस्थापक कुजुल कैटफिशेस, इसका बेटा विमा कैटफिशेस था। विम कदफिश। तो कुजुल कैटफिशेस, विमा कैटफिशेस बाप बेटे थे। और इसके बाद कनिष्क इसमें मेन किंग था। कनिष्क का शासनकाल 72 ईस्वी से 102 ईस्वी तक चला था। हालांकि इसके बाद तमाम आए हैं। वशिष्ठ आया, हुविष्क आया, और एक आया वसुदेव। तो लास्ट किंग वसुदेव था। ये सब नाम मात्र के हैं। मेन किंग इसमें कनिष्क था। दीपक, एक बार मैनेजमेंट को कॉल करके पूछ लो, आपको बता देंगे मेरे नोट्स कहाँ, पीडीएफ कहाँ पर पड़े हैं, क्योंकि हमने इनको दिए हैं और ये कह रहे हैं हमने पीडीएफ डाल दिए हैं। तो दीपक, एक बार मैनेजमेंट को कॉल करके पूछ लो आप, ठीक है? तो कनिष्क हम आपको ये बताएंगे। कनिष्क आप हेडिंग डालिए। कनिष्क 72 ईस्वी से 102 ईस्वी तक शासन किया है। कनिष्क शब्द का मीनिंग लिटिल फिंगर होता है बेटे। कनिष्क शब्द का मीनिंग लिटिल फिंगर है, यानी कनिष्ठिका इसको कहते हैं, लिटिल फिंगर। ये इसके नाम का मीनिंग है। नाम का मीनिंग है। तो कनिष्क इंडिया में 72 एडी में शासन स्टार्ट किया है, लेकिन कनिष्क ने 78 एडी में अपना राज तिलक किया था। इस उपलक्ष्य में कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत भी चलाया। हालांकि कहीं कहीं इसका शासनकाल 50 एडी भी दिया है, 50 एडी से 102 एडी तक है। कहीं कहीं 72 एडी से 102 एडी है। लेकिन 72 एडी में कहा जाता है जैसे सत्ता में आया, कनिष्क ने चौथा बौद्ध सम्मेलन बुलाया। पहला नहीं, चौथा बौद्ध सम्मेलन बुलाया 72 ईस्वी में, 72 एडी में, जिसमें 72 ईस्वी में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में डिवाइड हो गया। एक को कहा गया हीनयान, दूसरे को महायान कहा गया है। तो कनिष्क पीरियड में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में डिवाइड हो गया था। कनिष्क के पहले विम कदफिश गद्दी पर बैठा था। विम कदफिश ने इंडिया में सोने का सिक्का चलाया था, लेकिन विम कदफिश के सोने के सिक्के भारतीय शैली में नहीं थे, इंडियन आर्ट में नहीं थे, बल्कि उसके सोने के सिक्के सेंट्रल एशिया के आर्ट में बने हुए थे, मध्य एशिया की कला से प्रभावित थे। जबकि कनिष्क ने जो सोने का सिक्का चलाया, कनिष्क का सोने का सिक्का इंडियन आर्ट में था, भारतीय शैली में था, भारतीय कल्चर से प्रभावित था। अब देखिए, कनिष्क और विम कदफिश से पहले इंडिया में सोने का सिक्का इंडो यूनानी शासक मिनेंडर ने चलाया था। मिनेंडर 165 बीसी में, 165 ईसा पूर्व में मिनेंडर ने इंडिया के कुछ पार्ट पर कब्जा कर लिया और उसने 165 बीसी में
सोने का सिक्का चलाया, लेकिन उसके सोने के सिक्के यूनानी कला से प्रभावित थे। तो इंडिया में सबसे पहले सोने का सिक्का 165 बीसी में मिनेंडर ने चलाया। मिनांडर इंडो यूनानी राजा था, यानी सेल्यूकस निकेटर के बाद जो शासक आए उनको इंडो यूनानी कहा गया है, इंडो ग्रीक कहा गया है, और उन्होंने इंडिया के काफी बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिए। उस क्षेत्र पर सोने का सिक्का 165 बीसी में मिनेंडर ने चलाया है। तो अब देखिए, इसमें 3 पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। पहली बार इंडिया में सोने का सिक्का मिनेंडर इंडो यूनानी राजा ने चलाया, और दूसरी बार सोने का सिक्का विम कदफिस ने चलाया। तो विम कदफिस कुषाण वंश का था और मिनेंडर इंडो यूनानी वंश का था। ये दोनों इंडिया में सिक्के चलाए, बट इनके सिक्के इंडियन कल्चर से प्रभावित नहीं थे, जबकि कनिष्क ने 1st सेंचुरी एडी में सोने का सिक्का चलाया। कनिष्क के सोने के सिक्के भारतीय शैली से प्रभावित थे। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि किस किंग ने, प्राचीन काल में किस राजा ने सोने के सिक्के चलाए जो भारतीय कला से प्रभावित थे, तो कनिष्क आंसर लगाइए। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि भारत में पहली बार सोने का सिक्का किसने चलाया, तो मिनेंडर इंडो यूनानी राजा ने चलाया। ना दिया हो तो विम कदफिस ने चलाया। मिनेंडर इंडो यूनानी राजा काफी बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। बाद में मिनेंडर एक बौद्ध विद्वान के संपर्क में आया। बौद्ध विद्वान का नाम था नागार्जुन या नागसेन। नागार्जुन या नागसेन बौद्ध विद्वान मिनेंडर इंडो यूनानी राजा के बीच में बौद्ध धर्म को लेकर धार्मिक वार्तालाप हुआ था। इस धार्मिक वार्तालाप को एक किताब में कंपाइल्ड किया गया है, मिलिंद पन्नु नाम है। मिलिंद माने मिनेंडर, पन्नु माने प्रश्न। मिनेंडर के प्रश्न, नागसेन के उत्तर। इस प्रश्न उत्तर से प्रभावित होकर मिनेंडर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। नागसेन के शिष्यों ने इस प्रश्न उत्तर वार्तालाप को मिलिंद पन्नु नामक किताब में कंपाइल्ड किया है। तो इस तरह मिनेंडर पहला किंग है इंडिया में जो ग्रीक आर्ट में सोने का सिक्का चलाया। विम कदफिस दूसरा किंग है सेंट्रल एशिया की कला में सोने का सिक्का चलाया। लेकिन कनिष्क पहला इंडियन किंग है इंडियन आर्ट में सोने का सिक्का चलाया। और वैसे आगे चलकर कुछ और शासकों ने सोने के सिक्के चलाए, लेकिन गुप्त राजाओं के टाइम में प्लेंटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स चले हैं, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चले हैं। एडी का फुल फॉर्म अमृतराज एन्ना डोमिनी है। एन्नो डोमिनी माने ईसा मसीह के मृत्यु के, एन्नो डोमिनी माने ईसा मसीह के जन्म के बाद, एन्नो डोमिनी। तो एक पॉइंट तो ये है कि 72 एडी में सत्ता में आया तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क ने बुलाया। बता चुके हैं वैसे आपको ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन में यहां पर हुआ था, कश्मीर में है कुंडलवन। और इसी समय बौद्ध धर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, बता चुके हैं, हीनयान, महायान। कनिष्क महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क ने महायान संप्रदाय को फॉलो किया था। तो कुंडलवन श्रीनगर में 4था बौद्ध सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान महायान 2 संप्रदायों में डिवाइड हो गया। कनिष्क महायान संप्रदाय को मानता था और यही महायान संप्रदाय वाले बुद्ध की मूर्ति पूजा करने लगे। इसलिए कनिष्क के टाइम में मूर्ति बनाने की 2 शैली आई हैं, आगे हम आपको बताएंगे। बुद्ध की मूर्ति पूजा कनिष्क के काल में स्टार्ट हुई है। इंडिया में सबसे पहले मूर्ति पूजा कनिष्क पीरियड में स्टार्ट किया गया है, और बुद्ध पहले ऐसे भगवान थे जिनकी सबसे पहले इंडिया में मूर्ति पूजा हुई है। दूसरा ये पॉइंट है कि 78 एडी में कनिष्क ने राज तिलक किया। इस उपलक्ष्य में साका एरा यानी शक संवत चलाया। कनिष्क ने अपने राज तिलक के उपलक्ष्य में
सक्षमुत चलाया है, जिसे 22 मार्च 1957 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल कैलेंडर के रूप में लिया है, नेशनल कैलेंडर के रूप में अडॉप्ट किया है। भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को इसे नेशनल कैलेंडर के रूप में लिया है और इसे 1 अप्रैल से लागू किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लागू किया है, इंप्लीमेंट किया है। तो भारत सरकार ने 22 मार्च को इसको नेशनल कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया, 1 अप्रैल को इसको नेशनल कैलेंडर के रूप में लागू किया है। तो कनिष्क के शासनकाल में ही ये कैलेंडर चला, कनिष्क के राजतिलक के उपलक्ष्य में चलाया गया है। अब आप देखिए, कनिष्क के दरबार में अनेक विद्वान थे, तमाम विद्वान थे। चौथा बौद्ध सम्मेलन का जो अध्यक्ष था, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष वासुमित्र, ये कनिष्क के समय में थे, बौद्ध स्कॉलर। कनिष्क के दरबार में बौद्ध विद्वान रहते थे। और अश्वघोष ये दूसरे बौद्ध विद्वान थे। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, तो वासुमित्र चौथे बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष, अश्वघोष उपाध्यक्ष। अश्वघोष ने एक बड़ी फेमस किताब लिखी है, बुद्ध चरितम। ये किताब संस्कृत भाषा में है, बुद्ध चरितम। यह किताब संस्कृत भाषा में है। फेमस बुक बुद्ध चरितम। एक तीसरे विद्वान, बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष इसी समय में थे। कनिष्क के दरबार में थे ये। एक और विद्वान थे इस समय में, नागार्जुना। ये वो नागार्जुन नहीं, नागसेन। नागसेन मिनेंडर के समय में थे, 165 बीसी में। मिनेंडर और नागसेन के बीच में बौद्ध धर्म को लेकर वार्तालाप हुआ था। तो ये नागसेन वो नहीं है नागार्जुना, वो नागसेन अलग हैं, ये नागार्जुन अलग हैं। ये कनिष्क के समय में थे, नागसेन 165 बीसी में था, जो मिनेंडर के साथ धार्मिक वार्तालाप किया था। नागार्जुना कनिष्क के समकालीन थे, कनिष्क के समकालीन थे। ये कनिष्क के दरबार में नहीं थे। और ये आंध्र प्रदेश के थे बेटे, ये आंध्र प्रदेश के थे, कनिष्क के समकालीन थे, कनिष्क के दरबार में नहीं थे। लेकिन इनका एक पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, नागसेन का एक सिद्धांत, ये नागार्जुन का एक सिद्धांत है, प्रपाउंडेड शून्यवाद। ये सिद्धांत इन्होंने दिया है, शून्यवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो नागार्जुना यानी नागसेन, इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया है। इनका ये सिद्धांत आइंस्टीन के सिद्धांत के बराबर है। आइंस्टीन का सिद्धांत है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षिता का सिद्धांत है। इनका ये सिद्धांत आइंस्टीन के सिद्धांत के बराबर है। इस सिद्धांत को माध्यमिक दर्शन भी कहा जाता है, शून्यवाद को ये भी कहा गया है। माध्यमिक फिलॉसफी माने दर्शन, तो शून्यवाद को माध्यमिक दर्शन भी कहा गया है। इनका ये सिद्धांत शून्यवाद
आइंस्टीन के सापेक्षिता के सिद्धांत के बराबर था, इसीलिए इनको भारत का आइंस्टीन कहा गया है। आइंस्टीन ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा गया है। तो इस तरह से इनका यही इंपॉर्टेंस है। और ये कनिष्क के समय में थे, लेकिन कनिष्क के दरबार में नहीं थे, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। इनके नाम पर एक डैम भी है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है बेटे। कृष्णा नदी पर एक बांध है, नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर इन्हीं का नाम है, इनके नाम पे कृष्णा नदी पर डैम बना हुआ है। कई दफा ये पूछा गया है कि नागार्जुन सागर डैम किस बौद्ध विद्वान के नाम पे है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान थे कनिष्क के समय में। इनके अलावा कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे। चरक फादर ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद के जनक थे चरक। आयुर्वेद इंडिया का है, ये वर्ल्ड में फादर ऑफ मेडिसिन नहीं है, इंडिया में आयुर्वेद के जनक हैं ये। वर्ल्ड में अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ मेडिसिन वर्ल्ड में, तो फादर ऑफ मेडिसिन वर्ल्ड में हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स, और ये ग्रीस से बिलोंग करते थे, यूनान के थे हिपोक्रेट्स। तो वर्ल्ड में हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा गया है। ग्रीक मेडिसिन इन्होंने दिया है, यूनानी मेडिसिन प्रणाली इन्हीं की देन है। इंडिया में फादर ऑफ आयुर्वेद अगर आपसे पूछा जाए तो चरक है। इन्होंने किताब लिखी है, नाम है चरक संहिता। चरक ने चरक संहिता नामक बुक लिखा है, और यह संस्कृत भाषा में है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान थे। एक और विद्वान है, सुश्रुत नाम है इनका, सुश्रुत है। अब आप देखिए, इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा गया है। इनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा गया है। इन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा गया है। ये वर्ल्ड में पहले सर्जन है। चरक तो फादर ऑफ आयुर्वेद इंडिया में है, वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन सुश्रुत जो हैं, सुश्रुत को वर्ल्ड में फादर ऑफ सर्जरी कहा गया है। सबसे पहली सर्जरी सुश्रुत ने किया था, और वो भी नोज यानी नाक की सर्जरी किया था। एक राही जिसकी नाक टूट गई, इनके आश्रम में आया, इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करके उसकी नाक ठीक कर दिया। तो प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा गया है। यह सर्जरी का जनक, इनके द्वारा यूज किए गए इंस्ट्रूमेंट का जिक्र अल बरूनी ने अपनी किताब तहकीके हिंद में किया है। अल बरूनी 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ इंडिया आया था, और अपनी किताब तहकीके हिंद या किताबुल हिंद में सुश्रुत के द्वारा यूज किए गए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र भी किया है। तो वर्ल्ड में पहला सर्जन इनको मानते हैं। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान थे कनिष्क के दरबार में। कनिष्क के शासन काल में दो कला आई है, टू स्कूल ऑफ स्कल्पचर। यानी मूर्ति बनाने की दो शैली पहली बार इंडिया में आई। मूर्ति निर्माण की दो शैली फर्स्ट टाइम कनिष्क पीरियड में इंडिया में आई। एक तो है गांधार शैली, गांधार कला। अब आप देखिए, गांधार शैली ये काले पत्थर पर बनती थी। स्लेट स्टोन माने काले पत्थर पर बनती थी, और इसका केंद्र था जहां ये बनाई जाती थी, उस केंद्र का नाम है तक्षशिला में बनती थी। तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब में है। तो काले पत्थर पर बनती थी, तक्षशिला में बनाई जाती थी।
प्रभावित किससे थी? इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम इंडो ग्रीक आर्ट। इंडो यूनानी कला से प्रभावित थी ये। इंडो यूनानी कला का प्रभाव था इसमें। और बुद्ध की स्टैच्यू बनती थी, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी। बुद्धा स्टैच्यू। बुद्ध की मूर्तियां बनती थी इन कलाओं में, गांधार शैली में। तो गांधार कला स्लेट स्टोन पर बनती थी, इसका केंद्र तक्षशिला में था। ये यूनानी कला से प्रभावित थी। तो ये सारी बातें हमने आपको बताया, मिट गई। तो इंडिया में ये बेहद इंपॉर्टेंट कला थी। दूसरी कला मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर आई थी, मथुरा आर्ट। अब आप देखिए, ये कला रेड सैंडस्टोन पर बनती थी, यानी लाल बलुआ पत्थर पर बनाई जाती थी। लाल कलर के बलुआ पत्थर पर बनती थी। दूसरा इसमें खास बात है, इसका केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो ये मथुरा में बनती थी, यानी उत्तर प्रदेश में। और अगर ये पूछा जाए कि प्रभावित किससे थी, इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम ग्रीको रोमन आर्ट, यानी यूनानी रोम कला से प्रभावित थी। तो ये यूनानी रोमन कला से प्रभावित थी। और इसमें भी बुद्ध की स्टैच्यू बनाई जाती थी। तो अब आप देखिए, दो कला हमने आपको बताई। इंडिया में दो कला कनिष्क पीरियड में आई। पहली है गांधार शैली, यानी गांधार कला। दूसरी है मथुरा कला। गांधार कला तक्षशिला में बनती थी, मथुरा कला उत्तर प्रदेश की मथुरा में बनाई जाती थी। गांधार कला में काले पत्थर का प्रयोग किया गया था, मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। गांधार कला इंडो यूनानी कला से प्रभावित थी, मथुरा कला ग्रीको रोमन कला से प्रभावित थी, यानी यूनानी रोमन कला से प्रभावित थी। गांधार कला में बुद्ध की स्टैच्यू बनती थी, मथुरा कला में बुद्ध की स्टैच्यू बनती थी। लेकिन याद रखें, गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां स्टैंडिंग पोजीशन में होती थी, खड़ी मूर्तियां थी बुद्ध की। और मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियां बैठी हुई बनाई गई। तो ये अंतर है दोनों में। गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां स्टैंडिंग पोजीशन में होती थी, और मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियां सिटिंग पोजीशन में होती थी। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए किस कला में बुद्ध की मूर्तियां ज्यादा बनती थी, तो मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियां अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम बुद्धा स्टैच्यू मथुरा आर्ट में मिलती हैं आज की डेट में। ये वर्तमान में सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली। बामियाना स्टैच्यू बुद्ध की दो मूर्तियां थीं अफगानिस्तान में, कनिष्क पीरियड में बनाई गई थी। एक तो 175 फीट की थी और दूसरी 173 फीट की थी।
दोनों बुद्ध की मूर्तियां ये अफगानिस्तान में बामियाना में बनी थी, कनिष्क पीरियड में बनी थी। लेकिन 2000 में 2000 में अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट ने बुद्ध की दोनों मूर्तियों को डायनामाइट से उड़वा दिया गया था। तो बुद्ध की कनिष्क पीरियड में सबसे हाईएस्ट स्टैच्यू बामियाना स्टैच्यू बनी थी। आज की डेट की बात नहीं बता रहे हैं, आज की डेट में तो बुद्ध की मूर्ति बनने वाली इंडिया में 500 फीट ऊंची होगी सिटिंग पोजीशन में। बुद्ध की सिटिंग पोजीशन में इंडिया में बनना है और कहाँ लगेगा बड़ा विवादित है, इसलिए बन नहीं पा रहा है। यूपी वाले कह रहे हैं कुशीनगर में बना के लगाइए और जबकि बिहार वाले कह रहे हैं गया में बनाइए। तो बुद्ध की सबसे हाईएस्ट स्टैच्यू बननी है, अब यही डिस्प्यूट है कहाँ लगे कहाँ न लगे। खैर, कनिष्क पीरियड में अगर आपसे पूछें तो गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां स्टैंडिंग पोजीशन में थी और मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियां सिटिंग पोजीशन में थी। महात्मा बुद्ध के बारे में एक बात और ध्यान रखें, ये कला हम जो बता रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्ट एंड कल्चर में आता है ये। इसमें एक पॉइंट और बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे गांधार शैली गांधार शैली इंडो ग्रीक कला से प्रभावित थी। इंडो माने इंडिया, ग्रीक माने यूनानी। इंडिया और यूनानी दोनों कला का मिक्सचर है गांधार शैली। अब देखिए, ग्रीक आर्ट में बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, यानी फीलिंग ग्रीक है, बनावट इंडियन है। इंडो ग्रीक में बुद्ध की मूर्तियों की जो फीलिंग है, भाव भंगिमा है, वो यूनानी शैली में है और जो बनावट है वो इंडियन शैली में है, इंडियन स्टाइल में है। इसलिए आप गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियों को मुस्कुराते हुए दिखाया गया है, यानी फीलिंग ग्रीक है, बनावट इंडियन है, बुद्धा स्माइलिंग कर रहे हैं। जबकि मथुरा शैली में फीलिंग इंडियन है, बनावट रोमन है। रोम को बनाने में यूज किया गया, रोमन कला का प्रयोग बनाने में, और जो फीलिंग है इंडियन है। अब देखिए, मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियों को दुखी दिखाया गया है, बुद्ध दुखी मुद्रा में है, यानी भाव भंगिमा दुखी मुद्रा में है, लेकिन उसकी बनावट रोमन आर्ट में है। तो ये अंतर है दोनों में। सबसे ज्यादा मूर्तियां मथुरा शैली में आज की डेट में मिलती हैं। कनिष्क की भी एक मथुरा से मूर्ति मिली, कनिष्क की जो स्टैच्यू मथुरा से मिली है उसमें कनिष्क पेंटालून पहने हैं, यानी पतलून पहने हुए है। उसका हेड नहीं है, हेड गायब है, लेकिन उसमें जो पोजीशन में बैठे हुए पहने हुए कपड़े हैं वो पेंटालून पहने हैं। इससे अनुमान लगाया गया कि ये किंग की मूर्ति है और किंग कनिष्क की मूर्ति है ये। तो कनिष्क की भग्नावशेष मूर्ति मथुरा से मिली है, जिसमें कनिष्क पेंटालून पहने हुए है, उसका हेड नहीं है, बट वो कनिष्क की मानी गई है। तो कनिष्क की मूर्तियां कई सारी मिली हैं। बाकी इंडिया में अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले किस भगवान की मूर्ति पूजा हुई है, तो महात्मा बुद्ध की इंडिया में सबसे पहले मूर्ति पूजा हुई है। और इंडिया में सबसे पहली मंदिर किसकी मिली है? आर्यों ने, आर्यों की मंदिर सबसे पहले मिली है। बट आर्यों के मंदिर में मूर्तियां नहीं होती थी, हवन कुंड बना होता था। पहली बार गांधार शैली में इंडिया में मूर्ति पूजा स्टार्ट किया गया है। पहली कला गांधार कला है जिसमें बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं। तो बुद्ध की पूजा स्टोन स्टैच्यू पर सबसे पहले किया गया है। इसका मतलब बुद्ध के मंदिरों में, चैत्य के मंदिरों में, चैत्य बौद्ध धर्म के मंदिर हैं, चैत्य मंदिरों में बुद्ध को भगवान के रूप में स्थापित किया गया है। तो बुद्ध की पहली बार मूर्ति पूजा इंडिया में हुआ है। हिंदू देवी देवता को भागवत धर्म भी कहते हैं। भागवत धर्म की पूजा
मंदिर बाद में मिले हैं। पशुपति शिव की मूर्ति मिट्टी की मूर्ति है, पत्थर की नहीं है। और पशुपति शिव की मूर्ति सिंधु सभ्यता की है। एक स्टोन, एक सील पर बैठे हुए हैं, मुद्रा पर बैठे हुए दिखाए गए हैं, वो सील मिट्टी की है। हमने आपको कहा कि कला के दृष्टि से पत्थर की मूर्तियों की कला को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, मिट्टी की मूर्तियों को प्रेफरेंस कम दिया जाता है। इसलिए मूर्ति बनाने की पहली कला जो पत्थर पर बनाई गई है, गांधार शैली 1st सेंचुरी एडी में कनिष्क पीरियड में आई है। मिट्टी की मूर्तियों की कला उतनी अच्छी नहीं जितना गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं। अब हमारे प्रश्न को अगर समझ रहे हैं तो मिट्टी की मूर्ति पूजा सबसे पहले महात्मा बुद्ध की हुई है, और बुद्ध पहले भगवान है जिनको मूर्ति बनाकर बौद्ध भिक्षुओं ने पूजा किया है। सबसे पहले इन्हीं की मूर्तियां, जबकि गुप्त काल में हिंदू मंदिर बने हैं। हिंदू मंदिर में वसुदेव कृष्ण की पहली मंदिर है, उस मंदिर का नाम है भितरगांव टेम्पल, कानपुर में है, गुप्त काल में बनी है, ईंट की बनी पहली मंदिर थी वो। तो ये सारी बातें हैं। अब आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। अब आप देखिए, कनिष्क के शासनकाल में सोने के सिक्के को सुवर्ण कहा गया है। गोल्ड कॉइन्स इंडियन आर्ट में कनिष्क ने चलाया है। भारतीय शैली में सोने का सिक्का कनिष्क ने चलाया है। तो कनिष्क के सोने के सिक्के को सुवर्ण कहा गया है। हला विम कैडफिश ने भी चलाया है, अभी आपको हमने बताया था, विम कैडफिशेस, ये भी सोने का सिक्का चलाया है। लेकिन ये सेंट्रल एशियन स्टाइल में है, सेंट्रल एशिया की शैली में है ये इंडियन शैली में कनिष्क ने चलाया। और जबकि इससे पहले हमने आपको बताया है मिनेंडर ने चलाया है। मिनेंडर 165 बीसी में गोल्ड का सिक्का चलाया है, और ये ग्रीक आर्ट में है। ये 1st सेंचुरी बीसी में, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, और ये 1st सेंचुरी एडी में चला है। तो इस तरह से सबसे पहले इसने चलाया, फिर इसने चलाया, फिर इसने चलाया। इसका इंडियन आर्ट में है, बाकी विदेशी कला में है। अब आप देखिए, कनिष्क पीरियड में, कनिष्क काल में सिल्क ट्रेड स्टार्ट किया गया था। सिल्क व्यापार, रेशम व्यापार चाइना के साथ स्टार्ट किया गया था। रेशम व्यापार चीन के साथ प्रारंभ किया गया था। कनिष्क पहला इंडियन किंग है, चाइना के साथ रेशम व्यापार स्टार्ट किया। यानी चाइना दुनिया का पहला देश है जो रेशम प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। और सिल्क इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता था। जहां से इंपोर्ट करता था, किस जगह से मंगवाता था, तो नथुला दर्रे से मंगवाया जाता था। कनिष्क पीरियड में नथुला पास से, नथुला दर्रे से सिल्क का आयात इंडिया में किया जाता था। तो नथुला दर्रे से रेशम इंडिया में मंगाया जाता था, इसलिए इसको सिल्क रूट कहा गया बेटे। रेशम मार्ग कहा गया है इसको, सिल्क रूट। तो कनिष्क पीरियड में सिल्क चाइना से इंपोर्ट किया जाता था, और फिर इंडिया में रोमन व्यापारी आते थे। इंडिया रोमन व्यापारियों को सिल्क देता था, उसके बदले सोना लेता था। कनिष्क पीरियड में साउथ इंडिया में कई रोमन बस्ती मिली हैं,
जिससे यही अनुमान लगाया गया है कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में रोमन व्यापारी साउथ इंडिया में आते थे और इंडिया से रेशम रोम ले जाते थे। इसलिए कनिष्क के काल में रोमन कला का प्रभाव मथुरा शैली में देखा गया है। तो साउथ इंडिया में रोमन व्यापारियों का कई सेटलमेंट मिले हैं। साउथ इंडिया में रोमन व्यापारी रहते थे और नॉर्थ इंडिया से सिल्क इंपोर्ट करके फिर रोम के अपने देश में भेजा करते थे। तो इस तरह से कनिष्क पीरियड में रोम का विशेष महत्व है। रोम के साथ इनका व्यापार खूब अच्छी तरह से फला फूला। लेकिन कनिष्क पीरियड में 102 ईस्वी में कनिष्क का देहांत हो गया। तो जो कुछ था कनिष्क था, कनिष्क का देहांत हो गया और कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर शहर बसाया था। कनिष्क के डेथ के बाद इसके उत्तराधिकारी वशिष्ठाए कमजोर थे, विशाल किंगडम को संभाल नहीं पाए। एक बात और, कनिष्क को सेकेंड अशोक भी कहा गया है। कनिष्क को दूसरा अशोक कहा गया है क्योंकि इसने भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया था इंडिया के बाहर। कनिष्क स्प्रेड बुद्धिज्म, इसलिए इसको सेकेंड अशोक भी कहा गया है। कनिष्क स्प्रेड बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया लाइक अशोका, यानी अशोक की तरह कनिष्क ने बौद्ध धर्म को इंडिया से बाहर फैलाया, इसलिए इसको सेकेंड अशोक भी कहा गया है। तो कनिष्क के डेथ के बाद कमजोर उत्तराधिकारी एक के बाद एक सत्ता में आए, विशाल किंगडम को संभाल नहीं पाए और इधर कुषाण वंश का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। उधर गुप्त वंश का उत्थान होने लगा, यानी गुप्त डायनेस्टी उभरने लगी और कुषाण वंश का डिक्लाइन होने लगा। तो नेक्स्ट डायनेस्टी हम आपको गुप्त डायनेस्टी बताएंगे। तो ये आप हेडिंग डालिए गुप्ता डायनेस्टी, प्राचीन काल में गुप्त वंश 240 एडी से लेकर लगभग 595 एडी तक गुप्त डायनेस्टी शासन किया है। लंबा समय है लेकिन 3 किंग इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश, अब आप देखिए इसकी गुप्त वंश की राजधानी कैपिटल गिरिव्रज थी। पाटलिपुत्र बाद में बनी, यानी गिरिव्रज पाटलिपुत्र का ही नाम है। गुप्त काल में गिरिव्रज के नाम से ज्यादा फेमस है। अब वैसे तो इस वंश के संस्थापक श्री गुप्ता थे। श्री गुप्ता 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया है। इन्होंने स्टार्ट किया था इसलिए फाउंडर इनको मानते हैं, लेकिन इनका उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त था। घटोत्कच गुप्त 280 से 319 एडी तक घटोत्कच गुप्त का शासन है। और इसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट सत्ता में आया था, इसका बेटा घटोत्कच गुप्त का बेटा 319 एडी से 335 एडी तक घटोत्कच गुप्त का बेटा चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब देखिए इसको रियल फाउंडर मानते हैं। वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए, रियल फाउंडर अगर पूछा जाए तो घटोत्कच गुप्त था। सॉरी, चंद्रगुप्त फर्स्ट रियल फाउंडर था, क्योंकि इसने साम्राज्य विस्तार किया है और इसने ये टाइटल भी लिया है महाराजाधिराज। ये इसकी उपाधि है। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया है, तो इसलिए इसको रियल फाउंडर माना गया है। और इसने कैलेंडर भी चलाया है। 319-20 ईस्वी में, इस समय 319-20 ईस्वी में इसने एक कैलेंडर चलाया है गुप्ता एरा, यानी गुप्त संवत चलाया बेटे इसने।
तो इसीलिए इसको रियल फाउंडर मानते हैं, क्योंकि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और फिर एक कैलेंडर चलाया, यानी गुप्त संवत चलाया था। गुप्ता एरा इसी ने चलाया, इसलिए इसको रियल फाउंडर मानते हैं। और महाराजा धीराज के अलावा इसने परम भट्टारक, परम भागवत जैसे पंपस उपाधियां धारण किया है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्त डायनेस्टी का रियल फाउंडर है, क्योंकि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और गुप्त साम्राज्य को नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की तरफ फैलाया। लेकिन इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त सत्ता में आया। समुद्रगुप्त को ग्रेट विक्टरर कहा गया, विशाल माने बहुत सारा साम्राज्य को जीता इसने। तो नेक्स्ट में अब आप देखें, यानी इसके बाद इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा समुद्रगुप्त, ये 335 एडी में आया और 375 एडी तक शासन किया है समुद्रगुप्त। तो गुप्त डायनेस्टी में समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया कि इसने समुद्र को ही गुप्त कर लिया था। नाम से अगर आप देखें तो समुद्रगुप्त माने समुद्रगुप्त समुद्र को निगल गया। और जब इसने यूरिनेट किया, यानी जब इसने यूरिनेट किया तो कहते हैं पानी समुद्र का खारा हो गया। तो ऐसा माना जाता है, बट ऐसा है नहीं। समुद्रगुप्त का असली नाम अगर पूछा जाए, रियल नेम, तो काच ये इसका वास्तविक नाम है। काच रियल नेम है, लेकिन V.A. स्मिथ ने, ये अंग्रेज हिस्टोरियन था, कॉल्ड हिम इंडियन नेपोलियन। भारतीय नेपोलियन कहा है। V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन कहा है, क्योंकि जितनी भी लड़ाई समुद्रगुप्त ने इंडिया में लड़ी, सारी लड़ाइयां जीत गया। जबकि नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का किंग, 1815 में वाटरलू की लड़ाई हार गया था। नेपोलियन बोनापार्ट वैसे अनाथ था, ऑर्फन था, ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ, लेकिन फ्रांस में अपने भाग्य को आजमाया। फ्रांस का पावरफुल किंग बना। सत्ता में आने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में यूनिफॉर्म सिस्टम लाया, आसपास पड़ोसी देशों को हराया। तो इस तरह से बेटे समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन कहा गया है। और किसने कहा है? इंडियन नेपोलियन इसको V.A. स्मिथ ने कहा है, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा है। तो नेपोलियन बोनापार्ट विश्व का महान किंग था, जबकि समुद्रगुप्त इंडिया में शासन किया था। समुद्रगुप्त विश्व विजेता नहीं था, नेपोलियन बोनापार्ट को विश्व विजेता माना जाता है। लेकिन अंग्रेज V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा। यह भी कहा कि इंडियन नेपोलियन समुद्रगुप्त नेपोलियन बोनापार्ट से कहीं बहुत आगे था। क्यों? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का वाटरलू की लड़ाई में हार गया था। इंडियन नेपोलियन समुद्रगुप्त एक भी लड़ाई नहीं हारा, सभी लड़ाइयों को समुद्रगुप्त ने जीता। बट समुद्रगुप्त ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ा, सब इंडिया में लड़ा, इंडिया के बाहर एक भी लड़ाई इसने नहीं लड़ा। तो V.A. स्मिथ ने कंपेयर किया है, नेपोलियन फ्रांस का राजा था, तुलना किया है, उपाधि नहीं दिया है। तुलना माने कंपेयर किया है, लड़ाइयों को देखकर बेटा कंपेयर किया गया है कि नेपोलियन भी लड़ाई लड़ा, समुद्रगुप्त इंडिया में लड़ा, नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई में हार गया जो कि विश्व का महान किंग था। समुद्रगुप्त एक भी लड़ाई नहीं हारा जो कि इंडिया का राजा था। तो तुलना किया है, उपाधि नहीं दिया है, कंपेयर किया है।
इंडियन नेपोलियन कहा है। कहा नेपोलियन बोनापार्ट से बहुत आगे था। नेपोलियन एक राजा था जो फ्रांस में किंग बना। अनाथ था नेपोलियन, ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ, फ्रांस का राजा बना। नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस का राजा था। नेपोलियन बोनापार्ट नाम है इसका पूरा। इससे समुद्रगुप्त की इसने तुलना किया है, क्योंकि इसने इंडियन हिस्ट्री को कंपाइल्ड किया है। तो जब इसने इंडियन हिस्ट्री को लिखने लगा तो इसको तुलना करके लिखा हुआ है। कहा वैसे तो इसको मैन ऑफ डेस्टिनी कहा गया है, मैन ऑफ डेस्टिनी, यानी सौभाग्यशाली पुरुष कहा गया है, सौभाग्यशाली पुरुष कहा गया है। और इसको एक टाइटल और दिया है, लिटिल कारपोरल। लिटिल कारपोरल भी इसको कहा गया है, लिटिल कारपोरल। ये भी नेपोलियन बोनापार्ट को कहा गया है। छोटी हाइट का था और एक संस्था बनाई थी, उस संस्था का नाम जेकोबियन क्लब था, इसलिए इसको लिटिल कारपोरल भी कहा गया है, मैन ऑफ डेस्टिनी भी कहा गया है। ये लड़ाई इसने 1815 में लड़ा था, वाटरलू की लड़ाई। वाटरलू की लड़ाई इसने 1815 में लड़ा, और वाटरलू बेल्जियम में है बेटे, वाटरलू ये बेल्जियम में है, यहां जाके लड़ा था। वाटरलू की लड़ाई में इसे 4 देशों ने हराया था। नेपोलियन बोनापार्ट को 4 देशों ने हराया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया हंगरी, प्रशा, रशिया। ऑस्ट्रिया हंगरी उस समय एक ही देश था, तो ऑस्ट्रिया हंगरी, प्रशा, आज का जर्मनी है प्रशा, रशिया और ब्रिटेन, 4 देशों ने मिल करके चारों तरफ से घेर करके नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू की लड़ाई में हराया। वाटरलू बेल्जियम में है। नेपोलियन को हराने के बाद ब्रिटेन ने नेपोलियन को अरेस्ट कर लिया, सेंट हेलेना द्वीप में बंदी बना लिया, और फिर नेपोलियन को ब्रिटेन ने जहर देकर मार दिया। तो विश्व का महान किंग नेपोलियन बोनापार्ट की मौत बड़ी दर्दनाक हुई थी, इसको जहर देकर ब्रिटेन ने मार दिया। जबकि इंडियन नेपोलियन एक भी लड़ाई नहीं हारा, सारी लड़ाई जीत गया था। इसलिए इसने तारीफ किया है, इसको भारतीय नेपोलियन कहा है। ये हारा क्योंकि 4 देशों ने मिलकर हराया। बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट को 4 देश चारों तरफ से घेर कर लड़े, और चारों तरफ से घेर कर हमला करने के बाद बुरी तरह से हराया। तो समझ गए होंगे आप, समुद्रगुप्त को किसने भारतीय नेपोलियन कहा है? V.A. स्मिथ ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि कोई भी लड़ाई समुद्रगुप्त हारा नहीं, सब लड़ाई जीत गया था। तो समुद्रगुप्त को कुछ और भी नाम दिए गए हैं। समुद्रगुप्त कविराज कहलाया है। समुद्रगुप्त, इसको कविराज भी कहा गया है। क्योंकि समुद्रगुप्त वीणा बजाता था, गाता भी था बेटे। हमने आपको पहले चर्चा किया है कि समुद्रगुप्त प्राचीन काल का किंग, जिसको सोने के सिक्के पर वीणा बजाते हुए गाते हुए दिखाया गया है। तो ऐसा किंग था जो सोने के सिक्कों पर गाता हुआ, वीणा बजाता हुआ दिखाया गया है। तो वीणा टाइप का सिक्का भी इसने जारी किया था। वीणा इंडिया का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। तो बताएं, आ रहा है समझ में? बताइए, समझ में आ रहा है? अर्जुन कुमार, अच्छा समझ में आ रहा है इनको।
थैंक यू भाई अर्जुन। और कोई? चलिए, सभी लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। दरअसल ये समुद्रगुप्त के बारे में ये सारी बातें हैं, इंफॉर्मेशन देना आवश्यक है। निशांत कुमार, अर्जुन कुमार और अमृतराज जी, चलिए अच्छी तरह समझ में आ रहा है। तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है, क्यों? बिकॉज ही प्लेड वीणा एंड यूज्ड टू सिंग। सौरभ, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में तो बता दिए, और क्या बताएं? फ्रांस पर किंग शासन किया, अनाथ था, सोते हुए इसको दिखाया नहीं गया है, हरदम घोड़े पर सवार होकर दिखाया गया है। नेपोलियन बोनापार्ट ने जैकोबियन क्लब को बनाया। जैकोबियन क्लब में वर्ल्ड वाइड युवाओं को भर्ती किया जाता था। इंडिया की तरफ से जैकोबियन क्लब में टीपू सुल्तान ज्वाइन किया था। टीपू सुल्तान नेपोलियन बोनापार्ट का कॉरेस्पॉन्डेंस होता था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट टीपू सुल्तान को प्रॉमिस किया था कि वह इंडिया आएगा और अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाएगा, टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान का किंग बनाएगा। लेकिन नेपोलियन यूरोप में बुरी तरह से फंस गया और इंडिया नहीं आ पाया। उससे पहले टीपू सुल्तान का काम तमाम हो गया। बाद में 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू की लड़ाई में भी हार गया। तो इस तरह नेपोलियन बोनापार्ट अनाथ था, ऑर्फन था, ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ, फ्रांस का किंग बना। किंग बनने के बाद फ्रांस को एक सिस्टम के अंडर में लाया। फ्रांस में अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिस्टम था, अलग अलग मेजरमेंट के अलग अलग सिस्टम अलग अलग स्टेट में थे, अलग अलग करेंसी थी हर स्टेट में। इसने पूरे सिस्टम को यूनिफाइड किया। इससे पड़ोसी देश नेपोलियन से नफरत करने लगे और वो इकट्ठा होने लगे, नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करने लगे। नेपोलियन ने एक एक करके इन पड़ोसी राज्यों को हराया, जिसमें प्रशा को कई बार हराया, ब्रिटेन को भी अकेले कई बार हराया, रशिया भी कई दफा हारा और ऑस्ट्रिया हंगरी को भी कई दफा हराया। इस तरह चारों ने मिल करके 1815 में कंबाइंड होकर नेपोलियन बोनापार्ट से लड़े। क्यों? क्योंकि उनके राज्य को खतरा पैदा हो रहा था। उनके राज्य में भी नेपोलियनिक एरा की मांग होने लगी थी। तो ये सारी बातें हैं बेटे, वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी क्लास ले आएंगे, एक आध स्ट्रीम में यूट्यूब पर तो बताएंगे उसमें। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है क्योंकि समुद्रगुप्त सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और वीणा इंडिया का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंडिया का, यहीं से पता चलता है। जबकि फ्लूट, बांसुरी वर्ल्ड में सबसे पहले आया, इंडिया में वीणा को सबसे पहले लगाएं। समुद्रगुप्त के सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए या समुद्रगुप्त को कहीं कहीं सोने के सिक्कों पर गाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को किंग एंड क्वीन टाइप का सोने का सिक्का चलाया है, तो कई प्रकार के सोने के सिक्के चलाए हैं, चांदी के भी सिक्के चलाए हैं। समुद्रगुप्त को एक टाइटल, एक नाम और दिया है, लिच्छवि दौहित्र। लिच्छवि दौहित्र, समुद्रगुप्त को लिच्छवि दौहित्र कहा गया है। यह भी कहा गया है इसको क्योंकि समुद्रगुप्त की मदर कुमार देवी ये लिच्छवि वंश की राजकुमारी थी। समुद्रगुप्त की मम्मी कुमार देवी लिच्छवि वंश की राजकुमारी थी। इनके पिता, समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्त डायनेस्टी के वैश्य कास्ट के थे, गुप्ता जी थे, और इन्होंने शादी किया था छत्राणी लिच्छवि राजकुमारी कुमार देवी से। इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवि दौहित्र माने बेटा, लिच्छवि घराने का लिच्छवि दौहित्र का मतलब पुत्र होता है, सन। तो मम्मी छत्राणी थी और पिता गुप्ता जी बनिया थे, इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवि दौहित्र कहा गया है क्योंकि इनकी मम्मी छत्राणी
लिच्छवि घराने की राजकुमारी। लिच्छवि वंश वही था जो चेटक के वैशाली त्रिशला महावीर स्वामी की मम्मी लिच्छवि वंश की राजकुमारी त्रिशला भी थी। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का संपर्क या संबंध लिच्छवि घराने से था। वाटरलू की लड़ाई बीसी में नहीं है, 1815 ईस्वी में है, एडी में है। नेपोलियन बोनापार्ट टीपू सुल्तान के टाइम में था, 18वीं शताब्दी में, 1815 एडी में था। बीसी न लगाना, बीसी होता तो हम लगा के बता देते, एडी चलेगा, अब एडी चल रहा है सब। तो ये सारी बातें अब आप नेक्स्ट पॉइंट में देखिए। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। हरिसेन ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। और हरिसेन ने इन्होंने ये रचा है, कंपोज्ड प्रयाग प्रशस्ति। या इसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा गया है। यानी प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख। प्रयाग प्रशस्ति अथवा इलाहाबाद स्तंभ लेख, ये संस्कृत भाषा में। अब आप देखिए इसकी रचना इन्होंने किया है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इस पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियां हैं। अगर पूछा जाए कि इस पे क्या हैं, तो इट कंटेन्स द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्ता। अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त, इस पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियां मिलती हैं। ये पहले अशोक का कौशाम्बी लेख था बेटे, अशोक का कौशाम्बी लेख। कौशाम्बी जिला है अब, पहले कौशाम्बी में था। इस पर समुद्रगुप्त ने अपने बारे में अपनी उपलब्धियां लिखवाया है। इन उपलब्धियों को इन्होंने संस्कृत में लिखा है। बाद में अकबर ने इलाहाबाद, इसको कौशाम्बी लेख को इलाहाबाद किले में रखवाया, इसलिए इसको इलाहाबाद प्रशस्ति लेख भी कहते हैं, या इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं, या प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। तो मेन पॉइंट यही है कि तीन तीन राजाओं के बारे में। प्राचीन काल में इस पर कौशाम्बी में अशोक ने अपने बारे में लिखवाया। बाद में इस पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियां लिखी गई। इसके बाद अकबर ने इसको इलाहाबाद किले में शिफ्ट करके रखवा दिया। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा लेख जो तीन तीन राजाओं के बारे में है, तो कौशाम्बी एडिक्ट है, यानी प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन तीन तीन राजाओं के बारे में है। समुद्रगुप्त राज्यों को जीता और फिर उन राज्यों को जीतकर उन्हीं राजाओं के अंडर में कर दिया, उनको अपने अंडर में नहीं मिलाया, सबऑर्डिनेट किंग बनाया उन सबको। एक पॉइंट और आप देखें यहां, समुद्रगुप्त की दो संतानें, समुद्रगुप्त की दो संतानें, बड़ा बेटा रामगुप्त था, 375 से 380 एडी तक शासन किया है, बड़ा वाला। दूसरा बेटा चंद्रगुप्त सेकेंड था, 380 से 415 एडी तक इसका शासन है। अब आप देखिए समुद्रगुप्त की दो संतानें, बड़ा बेटा
समुद्रगुप्त की डेथ के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा, लेकिन रामगुप्त बड़ा ही निकम्मा था, शकों से हार गया। ये वही शक जो गुजरात के आसपास क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। सेकेंड सेंचुरी बीसी में शक बाहर से इंडिया में आए और गुजरात तथा तमाम भागों पर शासन करने लगे। इन्हीं शकों से गुप्त राजाओं का भी संघर्ष हुआ। रामगुप्त शक नरेश से हार गया। शकों से हारने के बाद रामगुप्त अपने घर छूट के आया। शक नरेश ने इस पर शर्त रखा कि अगर वह अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को शक नरेश को दे दे, उसको छोड़ दिया जाएगा। यही शर्त मान करके रामगुप्त घर लौट के आया। अपने छोटे भाई चंद्रगुप्त सेकंड को अपनी कायरता की कहानी बताया। चंद्रगुप्त सेकंड अपने बड़े भाई रामगुप्त की इस कायरता से बहुत दुखी हुआ और चंद्रगुप्त सेकंड ने ध्रुवस्वामिनी के भेष में पालकी में बैठकर पीछे पीछे सेना भी चल दी और शक नरेश के कैंप में पालकी जब पहुंची तो उसमें से चंद्रगुप्त सेकंड निकला तलवार लेकर और शक नरेश को मार दिया। सेना लड़ने लगी, शकों की सेना को हराया। इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड वापस घर लौट के आया। अपने बड़े भाई रामगुप्त को मार करके अपनी भाभी ध्रुवस्वामिनी से विवाह करके सत्ता में आया। तो इस तरह चंद्रगुप्त सेकंड शकों को हराया, अपने भाई रामगुप्त को मारकर अपनी भाभी ध्रुवस्वामिनी से शादी करके फिर सत्ता में आया। तो इस तरह से ये कायर था, ये सत्ता में आया चंद्रगुप्त सेकंड। विक्रमादित्य भी इसको कहा गया है। तो ये आप हेडिंग डालिए, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य 380 से 415 एडी तक इसने शासन किया है। इस तरह आप देखिए चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य कहा गया है और इसको शकारी भी कहा गया है। शकारी माने एनिमी ऑफ शकास, शकों का दुश्मन भी इसको कहा गया है, एनिमी ऑफ शकास, शकों का दुश्मन भी कहा गया बेटे इसको। तो नीलम समझ में आ रहा है सौरभ? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य यही वाला है। शकों का दुश्मन कहा गया इसको, शकारी माने एनिमी ऑफ शकास, शकों का दुश्मन कहा गया। ठीक है सौरभ, समझ में आ रहा है ना? नीलम खान, बाकी लोग चले गए क्या? और लोग नहीं हैं, ऑनलाइन हैं या चले गए? बच्चे मेरे से पूछते हैं ऑनलाइन क्लास चल रही है क्या? बिल्कुल ऑनलाइन ही हूं मैं। नहीं विश्वास है तो आज 10 अगस्त की बात है, कुछ बच्चे कमेंट में लिखते हैं ऑनलाइन क्लास चल रही है क्या। अच्छा जयप्रकाश हैं, ठीक है, विकास भी हैं, सभी बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल साइलेंट मोड में। राजीव भी हैं, वाह। विक्रमादित्य कौन था सर? विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य था बेटे। जयप्रकाश आपको छोड़कर नहीं, अरे वाह, वेरी गुड, थैंक यू। सती प्रथा, सौरभ सती प्रथा भानुगुप्त के एरण लेख पर मिलता है बेटे, ऐहोल पर नहीं, एरण लेख पर मिलता है। सौरभ मिश्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो विक्रमादित्य हमने आपको पहले एक बार बताया था शायद। विक्रमादित्य उज्जैन का राजा था। विक्रम नाम का उज्जैन का एक राजा 57 बीसी में उसने भी शकों को हराया और विक्रमादित्य की टाइटल ले लिया था। 14 विक्रमादित्य हुए हैं। चंद्रगुप्त सेकंड 8वां विक्रमादित्य था, लेकिन पहला विक्रमादित्य है तो उज्जैन का राजा विक्रम था। हेमू अंतिम विक्रमादित्य था। हेमू किसे हम बताए थे। विकास कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो नोट बना
लेते हैं। हाँ वेरी गुड, बनाते रहिए, बढ़िया से बनाइए, फर्स्ट क्लास अच्छी राइटिंग में। हमें भी दे देना, हम भी पीडीएफ बना के बच्चों को डाल दिया करेंगे, है ना। तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य को शकारी भी कहा गया है। शकारी का मतलब शकों का दुश्मन, क्योंकि शकों को हराया, शकों को मारा, और फिर चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी से शादी किया और फिर गद्दी पर बैठा। ध्रुव स्वामिनी नाम का एक नाटक भी है जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है बेटे, शायद पढ़े हो आप। जयशंकर प्रसाद की रचना है ध्रुव स्वामिनी ने। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े हिंदी के कवि, हिंदी के बहुत बड़े कवि थे। कामायनी भी उन्होंने लिखा है, लेकिन एक प्ले लिखा है संस्कृत में, ध्रुव स्वामिनी नाम है। और देवी चंद्रगुप्तम नाम का एक नाटक विशाख दत्त ने लिखा है। देवी चंद्रगुप्तम में भी ध्रुव स्वामिनी के इस घटना का जिक्र किया गया है। हाँ विकास जी कह रहे हैं हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल बहुत सही। तो आज इतना ही पढ़ाते हैं बेटे। आज मतलब हम चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य को अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। हम अगली क्लास में चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में स्टार्ट करेंगे। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के बारे में नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। और कुछ पूछना चाहते तो आप बताइए। सर अरिस्टोटल के बाद का जो था थोड़ा वो बतला दीजिए। अरिस्टोटल बेटे, अरिस्टोटल माने अरस्तु। अरस्तु तो सिकंदर का सेना, अरस्तु तो सिकंदर के गुरुजी थे। अरस्तु चंद्रगुप्त मौर्य के पहले सिकंदर का सेनापति था। अब देखिए सौरभ मिश्रा कह रहे हैं सर आपकी क्लास पढ़ने से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अजय प्रकाश वीडियो कट गया था, नहीं आ रहा है अब। अच्छा ओके ओके। अमृत राज कह रहे हैं 240 से पहले किसका शासन था? 240 के पहले 250 एडी तक कुषाण वंश का हमने बताया था। कुषाण शासक वशिष्ठ, हुविष्क, वसुदेव ने शासन किया था। कनिष्क का 102 एडी के बाद 102 से 280 एडी के आसपास लगभग कुषाण शासकों का उत्तराधिकारी सत्ता में आया। सौरभ कह रहे हैं कि सर अयोध्या को बसाने वाला कौन विक्रमादित्य था? धनदेव था बेटे। धनदेव का अयोध्या एडिक्ट है, धनदेव ने बसाया था वहां पर। नीलम खान आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, क्वेश्चन देखते ही बन जाते। अरे वाह वेरी गुड, थैंक यू। तो चले बेटे फिर नेक्स्ट क्लास में चंद्रगुप्त सेकंड के आगे हम आपको पढ़ाएंगे। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? अर्जुन भाई नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा था। हाँ जयप्रकाश कुमार, फर्स्ट संस्कृत एडिक्ट धनदेव का है, अयोध्या एडिक्ट तो इसी के समय का है। और यही वहां का विक्रमादित्य था, यही वहां को उसको बसाया है अयोध्या को। ठीक है बेटे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे।